हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासरूम। देखिए, अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है एप्स की। एप्स क्या होता है? एन एप्स इज ए पॉइंट ऑन ए सेंट्रल ऑर्बिट। देखो, सेंट्रल ऑर्बिट के ऊपर कौन सा पॉइंट लेना है हमने? एट विच द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोर्स टू दिस पॉइंट हैज़ ए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। इसने ये कहा है कि जब हमारा सेंटर ऑफ फोर्स आएगा ना, उससे हमारी जो रेडियस वेक्टर है, देखो ड्रॉ करके देखते हैं। हमें ये नहीं पता कि सेंटर ऑफ फोर्स कहाँ पर है, ठीक है। सपोज करो यहाँ पर है, तो उसने ना ये कहा है, मान लीजिए यहाँ पर है, तो उसने ये कहा है कि जो हमारा ऑर्बिट है ना, वहाँ पर एक ऐसा पॉइंट निकाल लो जहाँ से जो हमारा रेडियस वेक्टर है वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दे दे। जैसे कि अगर हम यहाँ से लेकर और यहाँ तक का डिस्टेंस मेज़र करेंगे, ये जो पोजीशन वेक्टर है ये हमारा मैक्सिमम आ जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, इसको हम एप्स कहेंगे, ठीक है। और इसी तरह उसने मिनिमम का है कि क्या पता, देखो पीछे की साइड देखो इसको, जब हमारा ये वाला पॉइंट आएगा इसको भी हम क्या कह देंगे? एप्स। मतलब मेन बात क्या है कि उसकी एक्सट्रीम वैल्यू आनी चाहिए, मतलब कि या तो मिनिमम आए या मैक्सिमम आए, ठीक है। तो वो जो पॉइंट होगा ना, उसको ही हम एप्स कहेंगे। मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि जो सेंटर ऑफ फोर्स है वो कहाँ पर है। अभी जैसे सेंटर ऑफ फोर्स मैंने यहाँ पर लिया, तो हमारा ये दो एप्स आ गए, क्या पता और आ जाए, ठीक है। जैसे जैसे हम सेंटर ऑफ फोर्स पता चल जाएगा, वैसे हम एप्स निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या कहा उसने? एप्सिडल डिस्टेंस, वही बात आ गई। एप्सिडल डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन एप्स एंड द सेंटर ऑफ फोर्स। जो हमने अभी भी डिस्टेंस निकाले थे, वो एक तो बड़े वाला था, एक छोटे वाला, ठीक है। उन दोनों को ही हम एप्सिडल डिस्टेंस बोल देते हैं। उसके बाद एंगल बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव एप्सिडेंटल डिस्टेंसेज। अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा जिससे भी डिस्टेंस आएंगे, उनके बीच का एंगल देख लो, वो जितना भी एंगल होगा ना, उसको हम एप्सिडेंटल डिस्टेंस बोलते, एंगल बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, थ्योरम है, एट एन एप्स द पार्टिकल मूव्स एट द राइट एंगल टू द रेडियस वेक्टर। इसने ये कहा है कि एट एन एप्स, एप्स है ना, उसके ऊपर जो पार्टिकल मूव करेगा राइट एंगल टू द रेडियस वेक्टर होगा हमेशा, ठीक है। रेडियस वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसने देखो, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एन एप्स द एप्सिडेंटल डिस्टेंस, ये हमें पता है जो हमारा डिस्टेंस आएगा ना, वो या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ठीक है। और देखो डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास? आर। अब आर का अगर तुम रेसिप्रोकल कर दोगे, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मिनिमम में कन्वर्ट हो जाएगी, जो मिनिमम वैल्यू है वो मैक्सिमम में कन्वर्ट हो जाएगी। मीटिंग नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ से ना हमारे जो u की वैल्यू आएगी, मतलब कि रेसिप्रोकल ऑफ u, जो मिनिमम है वो मैक्सिमम में कन्वर्ट हो गया, जो मैक्सिमम है वो मिनिमम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वापस से वैल्यू तो वही आएगी, मैक्सिमम और मिनिमम। तो इसने वही लिखा हुआ है। तो अब ध्यान से देखना, जब भी किसी की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होती है, वो हम कैसे निकालते थे? कोई भी फंक्शन है, हम उसका डेरिवेटिव कर देते थे और उसको जीरो के इक्वल पुट कर देते थे। वहाँ से हमारी जो वैल्यूज़ आती थी उनको हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ बोलते थे, या तो वो मैक्सिमम होंगी या मिनिमम होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वही कहा उसने, u की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम है, तो जो डी यू बाई डी थीटा होगा वो ज़ीरो होगा, सीधी सी बात है। अब ये हमारी इक्वेशन ऑफ कर्व आ गई, किसमें? पेडल फॉर्म में है ना, ये p और थीटा में है, ठीक है। तो वो इक्वेशन ले ली हमने, वेयर p इज द लेंथ परपेंडिकुलर टू द ओरिजिन टू द टेंजेंट एट एनी पॉइंट कर्व इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पास डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू ज़ीरो है, तो हमने ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दी, तो हमारे पास ये आ जाएगी, सेकंड वाली वैल्यू है वो ज़ीरो हो गई। अब u की जगह हमने वन बाई आर पुट कर दिया, यहाँ से इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर कर लेंगे, p की वैल्यू r आ जाएगी। और p का मतलब क्या होता है? r साइन फाई। अगर आप पीछे देखोगे ना, आपकी बुक में लिखा हुआ है p की वैल्यू होती है हमारी r साइन फाई। तो यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा, साइन फाई इज इक्वल टू वन। और हमें यही दिखाना था कि जो हमारा एंगल होगा वो 90 डिग्री का होना चाहिए, वही हमारी वैल्यू आ गई है, ठीक है। इस तरह से इस थ्योरम को करना है हमने। एक और थ्योरम है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टू प्रूव एनालिटिकली दैट व्हेन द सेंट्रल एक्सेलरेशन वेरीज एज सम इंटीग्रल पावर ऑफ द डिस्टेंस देयर आर एट मोस्ट टू एक्सीडेंटल डिस्टेंसेस, ठीक है। देखो उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ना हमारे पास दो ही एक्सीडेंटल डिस्टेंसेस आ सकते हैं, वो कहा उसने, ये प्रूव करना है हमने। अब देखो f इज इक्वल टू लेमडा इंटू आर एन, ये हमें पता है ना। जो f है हमारा सेंट्रल एक्सेलरेशन होगा, और जो f है वो हमेशा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? लेमडा इंटू, मतलब कोई भी कांस्टेंट है और साथ में r की पावर n। जो n है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे हमने कल क्वेश्चन किया था, उसमें वन बाई आर की पावर 2n प्लस 3 ऐसा कुछ आया था, है ना। तो वो नीचे भी आ सकती है, ऊपर भी आ सकती है, तो वो इंटीजर होनी चाहिए, मेन बात ये है।
ठीक है, तो हमने आर की जगह 1/u पुट कर दिया, u हमारा नीचे आ जाएगा। फिर हमने इक्वेशन ऑफ पाथ यूज़ कर ली। यहाँ पर हम f की वैल्यू रख देते हैं, f की वैल्यू रखेंगे तो यही आ जाएगा जो दिख रहा है हमें। तो पावर ऐड हो जाएंगी बेस से में। तो उसके बाद हमने क्या किया, 2u/d थीटा से मल्टीप्लाई कर दी। देखो दोनों साइड का रखी है ना। उसके बाद उसने क्या किया है, h² अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसने 2du/d थीटा में। ठीक है, इसमें देखो ध्यान से u के साथ भी मल्टीप्लाई कर रखा है और डबल डेरिवेटिव है उसके साथ भी मल्टीप्लाई कर रखा है। और इस साइड उसने क्या किया, 2, हाँ ये एज इट इज़ लिखा है 2 लैम्डा u की पावर -n+2 और du/d थीटा, बस आगे पीछे लिख दिया उसने और कुछ नहीं किया। उसके बाद उसने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया इसका। देखो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2u du/d थीटा है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो u²/2 आता है, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसमें देखो 2du/d थीटा और डबल डेरिवेटिव, तो हम यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि इसका तुम डेरिवेटिव करके देख लो, 2 आगे आ जाएगा, du/d थीटा एज इट इज़, और उसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो डबल डेरिवेटिव आ जाता है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, जो इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना तो क्या आएगा, du/d थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये वाली टर्म एज इट इज़ है, इसका इंटीग्रेशन देखो करेंगे तो 2 लैम्डा u की पावर n+2 थी माइनस में। ठीक है, तो पावर में एक ऐड कर दो और नीचे भी वही पावर वही लिख रखा है और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, उसके बाद क्या कहा उसने, एट एन एप्स के ऊपर हमें पता है du/d थीटा की वैल्यू 0 होती है, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। हमारे पास इस साइड क्या बच गया, h²u² और इस साइड ये वाली वैल्यू एज इट इज़ है। ठीक है, तो h²u² से हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो ऊपर देखो n+1 पावर थी, अब n+3 हो गई, क्योंकि माइनस है ना तो माइनस हमने कॉमन ले रखा है, c1 के डिवाइड में भी ये आ गया। अच्छा, उसके बाद उसने कुछ नहीं किया, u की जगह 1/r पुट कर दिया, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब ये जो इक्वेशन आई है यहाँ से हमारी देखो ये वाली इक्वेशन आ गई। ठीक है, उसने क्या कहा है, दिस इक्वेशन हैज़ एट मोस्ट 2 चेंजेस ऑफ साइन। ये हमें पता है, देखो जब हमने डिस्कार्टेड रूल ऑफ साइंस पढ़े थे, है ना, जो हमारे अलजेब्रा में आता था, 10th चैप्टर था, तो उसमें क्या देखते थे हम, कितने साइन के चेंज हो रहे हैं। तुम ध्यान से देखना, पहले पॉजिटिव साइन है, सेकंड टर्म में नेगेटिव साइन है, थर्ड टर्म में फिर पॉजिटिव साइन है। एक बार पॉजिटिव से नेगेटिव एक चेंज हो गया, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव एक और चेंज हो गया, तो 2 चेंज हो गए ना। जब 2 चेंज हो गए तो उसका मतलब हमारे पास मैक्सिमम 2 ही रियल वैल्यूज़ मिल सकते हैं हमें, पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पर उसने वही लिखा, बाय डिस्कार्टेड रूल ऑफ साइंस देयर आर एट मोस्ट 2 पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ आर। हमारे पास 2 ही पॉजिटिव वैल्यू मिल सकती हैं आर की। ठीक है, हेंस देयर आर एट मोस्ट 2 एक्सीडेंटल डिस्टेंस। तो यहाँ से हमें आर की 2 ही पॉजिटिव वैल्यू मिली, बाकी वाली तो नेगेटिव मिलेंगी। नेगेटिव हमारी पोजीशन हो नहीं सकती, तो बाकी 0 भी हो सकती हैं। ठीक है, तो हमें तो पॉजिटिव वाली देखनी थी, पॉजिटिव हमारी 2 आ गई। एट मोस्ट की बात थी तो डिस्कार्टेड रूल ऑफ साइंस 2 पे ही, एट मोस्ट पे ही बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये आंसर आ गया। कर सकते हो ऐसे कर लेना। ठीक है, इसको अच्छा, उसके बाद क्या किया उसने, वेलोसिटी फ्रॉम द इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से देखो उसकी क्या, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स अंडर ए सेंट्रल फोर्स, अगर कोई पार्टिकल है सेंट्रल फोर्स के अंदर मूव कर रहा है, द वेलोसिटी दैट इट वुड एक्वायर इफ़ इट इज़ मूव फ्रॉम द रेस्ट टू इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड द वेलोसिटी फ्रॉम द इन्फिनिटी। ठीक है, उसने कहा कि उसकी वेलोसिटी है ना बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पहले वो रेस्ट में था, फिर वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई, फिर इतनी बढ़ती जा रही है कि हम उसको मेज़र नहीं कर पा रहे, तो हम उसको इन्फिनिटी नाम दे देते हैं। तो उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसने यही कहा है कि उसका पेडल फॉर्म वाली इक्वेशन का यूज़ कर लो और वहाँ से उसका इंटीग्रेशन कर देना। ठीक है, तो नीचे लिखा हुआ है ना इन्फिनिटी टू ए, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी। ठीक है, इसको हम ऐसे मेज़र करते हैं, फॉर्मूला लर्न कर लेना। ये वाला क्वेश्चन है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा फर्स्ट एक्सरसाइज में भी मिलेगा और इस एक्सरसाइज में भी है। ठीक है, इनमें से मतलब जिसमें ना बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर या डिस्टेंस का क्यूब ऐसा लिखा हुआ मिलेगा ना, तो वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हो तुम, तो वहाँ से देख लेना इसको। देखो क्या है, ए पार्टिकल मूव्स अंडर ए रिपल्सिव फोर्स, एक फोर्स है mv बाई डिस्टेंस का क्यूब एंड इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स एट ए डिस्टेंस ए। ठीक है, एप्स का डिस्टेंस उसने a गिवन किया है और वेलोसिटी की वैल्यू v दे दी, और उसने क्या कहा, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द पाथ इज इक्वल टू दिस। पाथ की इक्वेशन ये दिखानी है और थीटा एंगल थीटा इन द टाइम t उसकी वैल्यू दे दिखानी है। ठीक है, तो देखो
एफ़ की वैल्यू उसने क्या दी, एम म्यू बाई डिस्टेंस का क्यूब, और डिस्टेंस का मतलब आर होता है तो आर का क्यूब, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल एक्सेलरेशन का मतलब यही होता है ना कि माइनस, देखो म्यू बाई आर क्यूब आ गया, ठीक है। यहाँ से वही किया उसने, एम को मेज़र नहीं किया, इज इक्वल टू माइनस म्यू और यू का क्यूब, यू इज इक्वल टू 1/r होता है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट, डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ कर ली और एफ़ की जगह वैल्यू पुट कर दी, यू क्यूब से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारा, माइनस म्यू यू बच गया, ठीक है। मल्टीप्लाई वही की है जैसे हमने अभी आर्टिकल में किया था, 2 du/d से मल्टीप्लाई कर दिया उसने। अच्छा, उसके बाद उसने इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन बताने की तो ज़रूरत नहीं है, जैसे अभी किया था ना वैसे ही करना है ये। फिर du/d हमारा 0 हो जाता है एप्स के ऊपर, और उसने कहा था कि एप्स का डिस्टेंस कितना है a, तो हमारी आर की वैल्यू हमारी a हो गई, u की वैल्यू हमारी 1/a हो जाएगी, उसका रेसिप्रोकल है। और वेलोसिटी उसने v गिवन किया तो सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई जो नीचे दिख रही है, v² इज इक्वल टू h²/a² और v² इज इक्वल टू माइनस म्यू बाई a² प्लस c1, ठीक है। ये वैल्यू आ गई है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद उसने क्या किया, सिर्फ इनको इक्वेट करके पुटिंग द वैल्यू ऑफ h² एंड c1 इन 2 के अंदर पुट कर दो, ये वाली वैल्यूज़ आई हैं जो हमारी, ठीक है। ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, बस इसको सोल्व कर रखा है, कर लोगे ये तो, ठीक है। इंटीग्रेशन वगैरह करना और कुछ नहीं है इसमें, कर लेना वही है। कोई डाउट हो तो वैसे पूछ लेना, लेकिन इसमें ना सिर्फ इंटीग्रेशन वगैरह ही करना था और कुछ नहीं है इसके अंदर नया, ठीक है। और उसने ना खुद ही यहाँ पे देखो p की वैल्यू गिवन कर रखी है, तो ये जो ऐसी वाली क्वांटिटी दिखेगी ना, म्यू प्लस a² v²/a²v², इसकी जगह हम p² पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देख लेना, वो जो भी कैलकुलेशन होगी, बस कैलकुलेशन है इसमें, कर लेना इसको। तो कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है।